नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और तेजी से बदलते हुए मुद्दे को डीकोड करने वाले हैं। हाल ही में कनाडा सरकार का एक खुफिया दस्तावेज पब्लिक हुआ है और सच कहूं तो इसके सामने आने के बाद भारत और कनाडा के बीच मौजूद जटिल रिश्तों की कई नई परतें खुलने लगी हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, नेशनल सिक्योरिटी और अरबों डॉलर के व्यापार से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा एक जाल है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। आज हमारी इस चर्चा का फ्लो काफी क्लियर रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे बदलते भारत कनाडा संबंधों से, फिर हम डिकोड करेंगे इस नई CSIS इंटेलिजेंस रिपोर्ट और इसमें इस्तेमाल हुए PMVE और CBKE जैसे शब्दों को। इसके बाद हम एयर इंडिया बम धमाके के जिक्र, चीनी जासूसी के तरीकों और फर्जी जॉब्स पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि भविष्य की जियोपॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है। तो सबसे पहले सेक्शन 1, बदलते भारत कनाडा संबंध। अब देखिए, जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही सीधा सा उसूल है। यहाँ किसी के कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते। परमानेंट होते हैं तो सिर्फ देशों के अपने अपने हित। और ये 24,000 करोड़ रुपए का विशाल आंकड़ा इसका सबसे बड़ा सबूत है। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम की इतनी बड़ी मेगा डील साइन हुई है। जरा सोचिए, एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में थीं, ठीक उसी वक्त ये आर्थिक साझेदारी एकदम खामोशी से एक अलग ही कहानी बयां कर रही थी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। $50 बिलियन, जी हां, ये वो महत्वाकांक्षी ट्रेड टारगेट है जिसे दोनों देशों ने मिलकर हासिल करने का इरादा जताया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तमाम कूटनीतिक मतभेदों और बयानबाजियों के बावजूद कनाडा आने वाले दशक में भारत के लिए एक प्रमुख ऊर्जा प्रदाता बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिर में आर्थिक हित अक्सर राजनीतिक विवादों पर भारी पड़ ही जाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, CSI इंटेलिजेंस रिपोर्ट। इस मैक्रो इकोनॉमिक नज़रिए से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे कनाडाई सरकार की इस पब्लिक रिपोर्ट पर आते हैं। इसे जारी किया है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी CSIS ने। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई मीडिया की अटकलबाजी नहीं है, बल्कि सीधे कनाडाई सरकार की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ एक आधिकारिक दस्तावेज है। इसका इस तरह पब्लिक होना ही यह दिखाता है कि कनाडा अब अपने घरेलू सुरक्षा खतरों को लेकर कितना खुलकर बात कर रहा है। वैसे तो इस दस्तावेज में साइबर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रिसर्च से जुड़े खतरों पर काफी लंबी चौड़ी चर्चा की गई है, लेकिन जिस सेक्शन ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है हिंसक उग्रवाद यानी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। और यहां सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इसी एक सेक्शन में खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल पूरे 7 बार किया गया है। ये एक बहुत ही साफ इशारा है कि सुरक्षा एजेंसियां अब इस मुद्दे को किस नजरिए से देख रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, PMVE और CBKE की परिभाषा। इस रिपोर्ट की गहराई को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसमें इस्तेमाल किए गए कुछ खास शब्दों को डिकोड करना होगा। पहली टर्म है PMVE, जिसका मतलब है पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हिंसक उग्रवाद को इस कैटेगरी में रखा गया है। यह दरअसल एक खुली चेतावनी है कि कनाडा सरकार अब इस आधिकारिक परिभाषा के दायरे में आने वाले समूहों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है ये दूसरी टर्म CBK, यानी कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स। इस रिपोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस नए एक्रोनिम का इस्तेमाल किया है, और वो भी कनाडा और उसके नागरिकों के लिए एक खास नेशनल सिक्योरिटी खतरे को दर्शाने के लिए। किसी भी आधिकारिक खुफिया दस्तावेज में इस शब्दावली का इतने सीधे तौर पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर हम सीधे CSIS रिपोर्ट के पन्नों पर जाएं तो उसमें एक बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि ये समूह अपने हिंसक चरमपंथी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए कनाडाई संस्थानों का फायदा उठाते हैं। और इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया है कि आम लोगों और अनजान समुदाय के सदस्यों से फंड इकट्ठा करके उसे हिंसक गतिविधियों की तरफ मोड़ा जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन भी ड्रॉ की गई है। दस्तावेज ये एकदम स्पष्ट करता है कि एक अलग राज्य के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना या गैर हिंसक वकालत करना कनाडाई परिभाषा के हिसाब से उग्रवाद नहीं माना जाता। खुफिया एजेंसियों ने यहां हिंसा और शांतिपूर्ण विरोध के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और बारीक अंतर रखा है। अब हम रुख करते हैं सेक्शन 4 का, एयर इंडिया बम धमाके की स्वीकृति। कनाडा के इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में से एक को ये नई रिपोर्ट आज कैसे देखती है, ये जानना बहुत ही अहम है। साल 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में वो खौफनाक बम धमाका हुआ था।
रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर इस बात का संज्ञान लेती है कि आने वाले 2026 में इस त्रासदी को पूरे 40 साल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यह दस्तावेज फॉर्मल तरीके से इस हमले के संदिग्धों की पहचान उसी सीबीके यानी कनाडा स्थित चरमपंथियों के रूप में करता है। दस्तावेज इस बात को बहुत ही साफ शब्दों में मानता है कि ये कनाडाई धरती पर हुआ अब तक का सबसे भयंकर और घातक आतंकवादी हमला था। इसमें 329 मासूम लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से ज्यादातर कनाडाई नागरिक ही थे। खुफिया एजेंसियों द्वारा अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में इसे इतने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया जाना सच में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, चीनी जासूसी और फर्जी जॉब्स। अब यहाँ से तस्वीर थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। इस रिपोर्ट में दूसरे देशों के दखल की जो तुलना की गई है वो आपको पूरी सिचुएशन समझने में मदद करेगी। देखिए, एक तरफ जहाँ चीन, रूस और ईरान पर बहुत ही व्यापक और सिस्टमैटिक जासूसी के बड़े आरोप लगाए गए हैं, वहीं भारत का जिक्र सिर्फ एक बहुत ही स्पेसिफिक मामले तक सीमित है, जो मुख्य रूप से 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी चिंताओं को लेकर है। तो एक तरफ बड़े पैमाने का विदेशी हस्तक्षेप है और दूसरी तरफ एक बेहद लिमिटेड और टारगेटेड मुद्दा। और सच कहूं तो इस दस्तावेज में चीनी जासूसी के जो तरीके बताए गए हैं वो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगते। रिपोर्ट खुलासा करती है कि कैसे मेन स्ट्रीम जॉब वेबसाइट्स पर फ्रंट कंपनियों के जरिए नकली नौकरियों के विज्ञापन दिए जाते हैं। इनका सीधा टारगेट वो कनाडाई नागरिक होते हैं जिनकी पहुंच खुफिया या क्लासिफाइड जानकारी तक होती है, और इस तरह ये लोग बिना जाने ही किसी विदेशी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने लगते हैं। है ना एकदम चौंकाने वाली बात। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम सेक्शन 6, भविष्य की जियोपॉलिटिक्स। तो ये सब जानने और समझने के बाद ये पूरी रिपोर्ट हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या प्रैक्टिकल आर्थिक हित, भारी भरकम व्यापार और ऊर्जा की जरूरतें अंततः पुराने कूटनीतिक विवादों पर जीत हासिल कर लेंगे? एक तरफ अरबों डॉलर की मेगा डील्स हो रही हैं और दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां चरमपंथ पर अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर रही हैं। क्या सुरक्षा और व्यापार का ये बैलेंस ही भविष्य की जियोपॉलिटिक्स तय करेगा? हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।